नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास आज 3 बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं जिन पर हम गहराई से बात करेंगे। पहला, हम सबकी थाली में जो ज़रूरत से ज़्यादा नमक है, उसके अनदेखे खतरों पर। दूसरा, क्या दुनिया चीन के तरक्की के मॉडल, जिसे बीजिंग कंसेंसस कहते हैं, उसकी तरफ बढ़ रही है? और तीसरा, शोर का प्रदूषण, जो सिर्फ कानों की परेशानी नहीं, सेहत का बड़ा दुश्मन है। तो चलिए इन दिलचस्प बातों की तह तक चलते हैं। हमारा मकसद है इन स्रोतों से मिली जानकारी के सबसे अहम नुक्तों को समझना। शुरुआत करते हैं नमक से। अच्छा, कभी सोचा है कि खाना परोसने के बाद ऊपर से नमक डालने की आदत कितनी आम है? अगर ये आदत है तो आज की बातचीत शायद कुछ सोचने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल। देखिए, दुनिया भर की स्वास्थ्य संस्था WHO कहती है कि एक दिन में 5 से 6 ग्राम नमक, यानी बस एक छोटा चाय का चम्मच भर, काफी है। सिर्फ एक छोटा चम्मच पूरे दिन के लिए? हाँ, बिल्कुल। लेकिन भारत में औसत खपत जानते हैं कितनी है? ये है करीब 8 से 11 ग्राम रोजाना। 8 से 11 ग्राम, ये तो सिफारिश से लगभग दोगुना है। हाँ, दोगुना। लेकिन ये इतना ज्यादा नमक आ कहाँ से रहा है? क्या ये सिर्फ वो नमक है जो हम मतलब ऊपर से डालते हैं? नहीं नहीं, यहीं पर समझने वाली बात है। वो तो देखने वाला नमक है, विजिबल सॉल्ट जिसे कहते हैं। असली खेल तो छुपे हुए नमक का है, इनविजिबल सॉल्ट। छुपा हुआ नमक? हाँ, और हैरानी की बात यह है कि भारत में करीब 75% नमक। 75%? जी हाँ, 75% नमक घर के बने खाने से ही शरीर में पहुंचता है। घर के खाने से? हाँ। जैसे? सोचिए ना, अचार, पापड़, चटनी, तरह तरह के सॉस, इन सब में स्वाद बढ़ाने और उन्हें टिकाऊ बनाने के लिए काफी नमक डाला जाता है। अरे हाँ, ये तो हमारी रोज की चीजें हैं। और वो डाइनिंग टेबल पर नमकदानी रखना भी तो कितना आम है। बिल्कुल। और उसके ऊपर बाहर का खाना, बिल्कुल। रेस्टोरेंट का खाना, और खासकर पैकेट वाले स्नैक्स। जैसे चिप्स, बिस्किट। हाँ, चिप्स, बिस्कुट, इंस्टेंट नूडल्स, यहाँ तक कि ब्रेड, इनमें स्वाद बढ़ाने और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा नमक डाला जाता है। इन्हें HFSS कहते हैं, मतलब हाई इन फैट, सॉल्ट एंड शुगर। आपको शायद यकीन ना हो, पर मीठी चीजों में भी, जैसे केक और पेस्ट्री, उनमें भी नमक होता है। केक में भी नमक? ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। लेकिन ये जो इतना ज्यादा नमक हम खा रहे हैं, ये शरीर पर करता क्या है? इसके पीछे का साइंस क्या है? देखिए, नमक का मतलब है सोडियम क्लोराइड, NaCl। हमारे शरीर को सोडियम तो चाहिए, पर बहुत थोड़ी मात्रा में। जब हम जरूरत से ज्यादा नमक खाते हैं तो हमारे खून में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। अब इस फालतू सोडियम को डाइल्यूट करने और शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर अपने अंदर पानी रोकने लगता है। पानी रोकने लगता है? इसका मतलब जैसे ब्लोटिंग होती है? हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। और इसका सीधा असर होता है खून की कुल मात्रा पर, मतलब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। अच्छा। अब सोचिए, हमारी खून की नसें पानी के पाइप जैसी हैं। अगर पाइप में पानी का दबाव बढ़ जाए तो क्या होगा? पाइप की दीवारों पर जोर पड़ेगा? बिल्कुल। बस यही हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है। और ये समस्या भारत में बहुत ज्यादा आम है। करीब 28.1% वयस्क, यानी आप समझ लीजिए लगभग हर 4 में से 1 भारतीय इससे जूझ रहा है। हर 4 में से 1? और हाई ब्लड प्रेशर तो बस शुरुआत होती होगी, है ना? इसके साथ और भी परेशानियां जुड़ी होती हैं? बिल्कुल। हाई बीपी वो चुपचाप कई गंभीर बीमारियों का दरवाजा खोल देता है। दिल की बीमारियां जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ओह। किडनी पर बहुत बोझ पड़ता है, क्योंकि उन्हें इस फालतू सोडियम और पानी को साफ करने के लिए लगातार ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और तो और दिमाग की काम करने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है, जिसे कॉग्निटिव डिक्लाइन कहते हैं। यानी सोचने समझने की शक्ति कम होना। हाँ, आजकल भारत में जो बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, जो एक से दूसरे को नहीं लगती, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज या NCDs, उनमें ज्यादा नमक खाना एक बहुत बड़ा कारण है। हम अक्सर चीनी और फैट को विलन मानते हैं, और वो हैं भी, पर नमक तीसरा छुपा हुआ दुश्मन है। अच्छा, एक बात और। कई लोग मानते हैं कि सेंधा नमक, हाँ, या काला नमक, हाँ। या वो जो गुलाबी हिमालयन सॉल्ट आता है, वो सेहत के लिए बेहतर है। क्या ये बात सही है? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, और इसे समझना जरूरी है। देखिए, नाम और रंग भले ही अलग हों, पर हैं तो ये भी नमक ही, मतलब सोडियम क्लोराइड, NaCl। अच्छा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी में सोडियम थोड़ा कम हो, किसी में थोड़ा ज्यादा, या शायद कुछ और मिनरल हो।
लेकिन होता क्या है असल में? लोग सोचते हैं ये हेल्दी है या इसका स्वाद कम नमकीन लगता है, तो वो इसे और ज्यादा मात्रा में डाल लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो नतीजा क्या हुआ? नेट सोडियम शायद उतना ही या उससे ज्यादा शरीर में चला गया। और एक बड़ी चिंता की बात यह है कि ये अक्सर आयोडीन युक्त नहीं होते, माने आयोडाइज्ड नहीं होते। ओह, आयोडीन वाली बात। हाँ, भारत ने आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों जैसे घेंघा रोग, गॉइटर, उसको मिटाने के लिए आयोडीन युक्त नमक पर बहुत जोर दिया था और कामयाबी भी मिली थी। अगर लोग पूरी तरह से इन नॉन आयोडाइज्ड नमक पर शिफ्ट हो गए तो वो पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं फिर से सिर उठा सकती हैं। ये तो गंभीर बात है। तो फिर रास्ता क्या है? इस बढ़ते नमक के सेवन को कैसे रोका जाए? देखिए, इसके लिए कई स्तरों पर मतलब मल्टी प्रॉन्ड अप्रोच की जरूरत है। स्रोतों में 7 मुख्य उपाय सुझाए गए हैं। पहला, एक मजबूत नीति। जैसे चीनी और तेल के लिए नियम और बोर्ड हैं, वैसे ही HFSS यानी ज्यादा फैट नमक चीनी वाले खाने के लिए एक साफ रणनीति चाहिए। नमक को भी बराबर का विलेन मानना होगा। सही बात है। दूसरा, जागरूकता। लोगों को समझाना होगा कि नमक कम खाएं। खाने में स्वाद के लिए नमक की जगह मसाले, नींबू, हर्ब्स इनका इस्तेमाल करें। स्वाद बदलने की बात है। हाँ। तीसरा, कम सोडियम वाले विकल्प। बाजार में ऐसे नमक मिलते हैं जिनमें सोडियम कम होता है, लेकिन उन्हें डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें सोडियम की जगह अक्सर पोटेशियम ज्यादा होता है, जो हर किसी के लिए, खासकर किडनी के मरीजों के लिए ठीक नहीं होता। अच्छा, चौथा उपाय? बचपन से आदत डालें। बच्चों को 1 साल की उम्र तक नमक बिल्कुल ना दें, उसके बाद भी बहुत कम दें। स्वाद की आदत बचपन में ही बनती है ना। हाँ, ये तो है। और पांचवा, सरकारी स्तर पर सुधार। जैसे स्कूलों के मिड डे मील हैं, आंगनवाड़ी हैं, सरकारी अस्पतालों में जो खाना मिलता है उसमें नमक की एक ऊपरी सीमा तय हो और उसे सख्ती से लागू किया जाए। ये बहुत जरूरी है। छठा, पैकेट पर साफ जानकारी। जो पैकेट वाले खाने आते हैं उनके सामने मतलब फ्रंट पर साफ साफ लिखा हो इसमें नमक ज्यादा है या हाई इन सॉल्ट। चिली जैसे कुछ देशों ने ये फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग लागू की है और वहां इसके अच्छे नतीजे दिखे हैं। और आखिरी 7वां उपाय? छोटी पहल बड़ा असर। जैसे रेस्टोरेंट से अपील करें कि टेबल पर नमकदानी न रखें, मांगने पर ही दें। घरों में भी ये आदत बदलें। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ा फर्क ला सकती हैं। ये तो बहुत सारे कदम हैं। क्या इन्हें लागू करना आसान होगा? मतलब इच्छा शक्ति चाहिए होगी। आसान तो नहीं, लेकिन बेहद जरूरी है। सबसे अहम बात यह है कि इन कोशिशों को अलग थलग न देखा जाए। भारत में NCDs से लड़ने के लिए पहले से ही राष्ट्रीय कार्यक्रम और एक्शन प्लान बने हुए हैं। नमक कम करने के लक्ष्यों को इन्हीं कार्यक्रमों का हिस्सा बनाना चाहिए और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, खाद्य उद्योग मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इन सबको मिलकर काम करना होगा। बिल्कुल, मतलब एक जॉइंट एफर्ट चाहिए। सीधी सी बात है, अपनी सेहत का ध्यान रखना अब कोई शौक नहीं, जरूरत बन गया है। अच्छा, नमक की ये बात तो हमारी सेहत से सीधे तौर पर जुड़ी थी। अब जरा देखते हैं कि दुनिया के मंच पर देशों की सेहत यानी उनकी नीतियां कैसे बदल रही हैं। आपने वॉशिंगटन कंसेंसस का नाम तो सुना ही होगा, खासकर 1990 के दशक में जब भारत में आर्थिक सुधार हुए थे। हाँ बिल्कुल, LPG रिफॉर्म्स के टाइम पे। हाँ, पर क्या बीजिंग कंसेंसस के बारे में सुना है? हाँ, ये शब्द पिछले कुछ सालों में काफी चर्चा में आया है। ये असल में चीन के तरक्की करने के अपने खास मॉडल से जुड़ा हुआ है। इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। शीत युद्ध का दौर याद कीजिए। हाँ, अमेरिका और सोवियत संघ। बिल्कुल, दुनिया 2 खेमों में बटी थी। एक तरफ अमेरिका का उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद, दूसरी तरफ सोवियत संघ का साम्यवाद। ये सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं थी, ये विचारधाराओं की लड़ाई थी। और फिर 1991 में सोवियत संघ टूट गया। तब तो लगा कि बस एक ही मॉडल बचा है। हाँ बिल्कुल, कई लोगों ने, जैसे एक विचारक थे फ्रांसिस फुकुयामा, उन्होंने तो कह दिया था कि इतिहास का अंत हो गया है। मतलब अब बस एक ही रास्ता है दुनिया के लिए, उदारवादी लोकतंत्र और खुला बाजार। और इसी उदारवादी खुले बाजार वाली सोच के जो आर्थिक नुस्खे थे, उन्हीं को वॉशिंगटन कंसेंसस कहा गया। मुख्य सिद्धांत क्या थे? सरकारी खर्च कम करो, सरकारी कंपनियों को बेचो यानी निजीकरण करो, और व्यापार के लिए अपने दरवाजे खोल दो, मुक्त व्यापार। भारत ने भी 1991 में जो LPG यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के सुधार किए, वो इसी सोच से काफी प्रभावित थे। लेकिन फिर आया 2008 का बड़ा आर्थिक संकट। उसने तो सब कुछ हिला दिया था ना? हाँ बिल्कुल,
और सबसे मजे की बात, ये यूं कहें कि विडंबना ये हुई कि जिन पश्चिमी देशों ने, खासकर अमेरिका ने, ये नियम बनाए थे कि सरकार को बाजार से दूर रहना चाहिए, हाँ। उन्होंने ही अपने बड़े बड़े बैंकों को डूबने से बचाने के लिए जनता के पैसे से खरबों डॉलर लुटा दिए, बेल आउट दिए। अच्छा, तो अपने ही नियमों को तोड़ दिया। एक तरह से हाँ, इससे उनके मॉडल पर, उनकी बातों पर सवाल खड़े हो गए। और इसी दौरान चीन का क्या हो रहा था? ठीक उसी समय दुनिया ने देखा कि चीन इस वैश्विक संकट से ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि वो और तेजी से आगे बढ़ रहा था। यहीं से दुनिया का ध्यान चीन के मॉडल पर गया और बीजिंग कंसेंसस शब्द इस्तेमाल होने लगा। तो क्या है ये बीजिंग कंसेंसस? इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? इसके दो मुख्य पहलू या स्तंभ माने जाते हैं। पहला, सरकार के नियंत्रण वाला पूंजीवाद, मतलब स्टेट कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म। बाजार तो है, लेकिन उसकी लगाम सरकार के हाथ में है। अच्छा, कैसे? सरकार तय करती है कि किस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, किस कंपनी को ग्लोबल चैंपियन बनाना है। जैसे उन्होंने हुआवे को काफी सपोर्ट किया। यह अमेरिकी मॉडल से काफी अलग है, जहां माना जाता है कि सब कुछ बाजार की ताकतों पर छोड़ देना चाहिए। और दूसरा पहलू? दूसरा है राजनीतिक तानाशाही या पॉलिटिकल ऑथोरिटेरियनिज्म, मतलब एक ही पार्टी का शासन, चुनाव और लोकतंत्र की कमी। यहां देश की तरक्की और स्थिरता के नाम पर लोगों की व्यक्तिगत आजादी पर अंकुश लगाया जा सकता है। सरकार से सवाल पूछना, असहमति जताना मुश्किल होता है। सामूहिक भलाई यानी कलेक्टिव गुड को व्यक्तिगत अधिकारों से ऊपर रखा जाता है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प और शायद थोड़ी चिंताजनक बात भी सामने आती है। कुछ जानकार ऐसा मानते हैं कि भारत और अमेरिका जैसे बड़े लोकतंत्र भी जाने अनजाने में इस बीजिंग कंसेंसस के कुछ तौर तरीके अपना रहे हैं। क्या ये सच हो सकता है? देखिए, स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं और कुछ उदाहरण भी देते हैं। ये चिंता का विषय तो है। पहला उदाहरण है निगरानी वाला राज, यानी सर्वेलेंस स्टेट। सर्वेलेंस। हाँ, चीन तो खुलकर अपने नागरिकों पर नजर रखता है, ये सब जानते हैं। लेकिन 2013 में एडवर्ड स्नोडन ने जो खुलासा किया था, हाँ, वो एनएसए वाला मामला। बिल्कुल, उससे पता चला था कि अमेरिकी एजेंसी एनएसए भी कैसे दुनिया भर में और अपने नागरिकों पर भी बड़े पैमाने पर जासूसी कर रही थी। तो कहा जा रहा है कि अब कई लोकतांत्रिक देश भी तकनीक का इस्तेमाल करके नागरिकों पर निगरानी बढ़ा रहे हैं, भले ही वो इसे खुलकर न कहें। स्नोडन का वो कोट याद आता है। हाँ, उनका वो मशहूर कथन है कि ये कहना कि मुझे प्राइवेसी की परवाह नहीं क्योंकि मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है, वैसा ही है जैसे कहना कि मुझे बोलने की आज़ादी की परवाह नहीं क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। बिल्कुल। और क्या तरीके हैं जो अपनाए जा रहे हैं? दूसरा है कमजोर होती संस्थाएं। पहले पश्चिम चीन की आलोचना करता था कि वहां स्वतंत्र संस्थाएं नहीं हैं, जैसे न्यायपालिका या मीडिया। पर अब भारत में भी चुनाव आयोग या रिजर्व बैंक जैसी संस्थाओं की आज़ादी पर सवाल उठने की बातें सामने आती हैं। अमेरिका में भी न्याय विभाग वगैरह पर राजनीतिक दबाव के आरोप लगते रहते हैं। यानी इंस्टीट्यूशंस का कमजोर होना। तीसरा है सरकार और बड़े उद्योगपतियों का गठजोड़, जिसे क्रोनी कैपिटलिज्म भी कहते हैं। अच्छा। यानी देश के विकास या राष्ट्रीय हित के नाम पर कुछ चुनिंदा बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियां बनाना। भारत के संदर्भ में भी अक्सर कुछ बड़े नामों का जिक्र आता है। ये पैटर्न पहले चीन जैसे देशों में ज्यादा स्पष्ट दिखता था। और चौथा है आजादी बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा की बहस। देश खतरे में है या राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर है, ऐसा माहौल बनाकर लोगों की व्यक्तिगत आजादी को कम करना। मीडिया पर दबाव बनाना, सरकार से अलग राय रखने वालों को आसानी से देशद्रोही या एंटी नेशनल कह देना, और आतंकवाद या सुरक्षा के नाम पर यूएपीए जैसे कड़े कानूनों का इस्तेमाल बढ़ना। ये रुझान भारत के संदर्भ में भी नोट किए गए हैं। अगर ऐसा हो रहा है जैसा कि स्रोत बता रहे हैं, तो लोग इसे स्वीकार क्यों कर रहे हैं? इसका विरोध क्यों नहीं होता? ये एक बड़ा सवाल है। शायद इसकी एक वजह यह है कि लोगों को एक बेहतर, सुनहरे भविष्य का सपना दिखाया जाता है। जैसे अमेरिका में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा था, चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग का चाइनीज ड्रीम है, या भारत में विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखा गया है। हाँ, बड़े लक्ष्य। जब लोगों को लगता है कि देश महान बन रहा है या बनने वाला है, तो शायद वो सोचते हैं कि इसके लिए थोड़ी बहुत आज़ादी या अपने कुछ अधिकार कुर्बान करना ठीक है। शायद ये हमारी भलाई के लिए ही है। लेकिन क्या ये रास्ता सही है? क्या विकास या सुरक्षा के लिए लोकतंत्र और आज़ादी से समझौता करना ठीक है? कहाँ तक जायज़ है? देखिए, लेखक इसी बात पर चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि संतुलन बहुत जरूरी है। विकास और सुरक्षा बेशक बहुत अहम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर इनकी कीमत लोकतंत्र को कमजोर करके
व्यक्तिगत आज़ादी को कम करके और स्वतंत्र संस्थाओं को दबाकर चुकाई जाए तो ये लंबे समय में देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। चलिए अब आज के आखिरी मुद्दे पर आते हैं। ये कुछ ऐसा है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधा जुड़ा है। शोर। सुबह नींद खुलते ही गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें, पास में कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो उसकी ठक ठक, या आवाजें शहरों में रहने वालों के लिए कितनी आम हो गई है ना? हाँ, बिल्कुल आम है, और शायद इसीलिए हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सोचते चलो ठीक है, शहर है तो शोर तो होगा ही। हाँ, बस एक मामूली परेशानी समझ लेते हैं। पर ये मामूली परेशानी नहीं है, ये सेहत के लिए एक गंभीर खतरा है। आपको जानकर शायद ताज्जुब हो, लेकिन भारत के कानून में शोर को बाकायदा वायु प्रदूषक माना गया है, एयर पोल्यूटेंट। क्या? शोर हवा का प्रदूषक? ये कब हुआ? जी हाँ, इसे 1987 में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, जो 1981 का कानून है, उसमें संशोधन करके जोड़ा गया था। अच्छा, ये तो काफी गंभीर बात है फिर। सेहत पर इसका असर कैसे होता है? मतलब सिर्फ कानों को परेशानी होती है या और भी कुछ? नहीं, सिर्फ कानों की बात नहीं है। असर बहुत गहरे और कई तरह के होते हैं। लगातार तेज शोर में रहने से शरीर में तनाव वाले हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल, उनका लेवल बढ़ जाता है। स्ट्रेस हार्मोन? हाँ, और इससे हाई ब्लड प्रेशर का खतरा पैदा होता है या बढ़ जाता है। नींद पर बहुत बुरा असर पड़ता है। भले ही आपको लगे कि आप शोर में सो गए, पर दिमाग को पूरी तरह आराम नहीं मिलता। गहरी नींद, डीप स्लीप नहीं आ पाती। अच्छा, मतलब नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है। बिल्कुल, और फिर दिन भर थकान रहती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। लंबे समय में ये तनाव एंग्जाइटी का कारण बन सकता है। और तो और सोचने समझने की क्षमता, मतलब कॉग्निटिव एबिलिटीज, वो भी कम हो सकती हैं। खासकर बच्चों की सीखने की क्षमता पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ये तो सच में गंभीर है। अच्छा, इस शोर को नापते कैसे हैं और कितना शोर खतरनाक माना जाता है? शोर को डेसिबल में नापते हैं, डीबी लिखते हैं। ये एक खास तरह का स्केल है, लॉगरिदमिक स्केल। लॉगरिदमिक मतलब? आसान भाषा में समझें तो हर 10 डीबी बढ़ने का मतलब है शोर की ताकत, उसकी इंटेंसिटी 10 गुना बढ़ जाना। तो 60 डीबी 50 डीबी से 10 गुना ज़्यादा तेज़ है, और 70 डीबी 50 डीबी से 100 गुना ज़्यादा तेज़। अरे बाप रे, तो कितना लेवल ठीक है? WHO और भारत के अपने नियम भी कहते हैं कि रिहायशी इलाकों में दिन के समय शोर 55 डीबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और रात में 45 डीबी से ज़्यादा नहीं। 55 दिन में, 45 रात में। और होता कितना है हमारे शहरों में? हमारे बड़े शहरों में तो अक्सर ये लेवल 70-80 डीबी या उससे भी ज़्यादा पहुंच जाता है, खासकर ट्रैफिक वाली जगहों पर। और क्या इस शोर का असर सब पर बराबर होता है या इसमें भी कोई असमानता है? नहीं, असर बिल्कुल बराबर नहीं होता। जैसा कि अक्सर दूसरी तरह के प्रदूषण में भी होता है, इसका सबसे बुरा असर समाज के कमजोर तबकों पे पड़ता है। जैसे? सोचिए, जो लोग सड़क किनारे काम करते हैं, रेडी पटरी वाले, डिलीवरी करने वाले लोग, ट्रैफिक पुलिस वाले, वो तो लगातार शोर में रहते हैं। या जो लोग झुग्गी झोपड़ियों या सड़क के बिल्कुल पास रहते हैं, उनके पास न तो शांत जगह पर जाने का कोई विकल्प होता है, न ही अपने घरों को साउंड प्रूफ बनाने के पैसे। हाँ, ये तो है। तो शोर उनके लिए रोज का एक पेशागत खतरा बन जाता है, मतलब ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। ऐसे में एक शांत माहौल में रहने का अधिकार, जो कि एक बुनियादी जरूरत होनी चाहिए, वो एक तरह से अमीरों का विशेषाधिकार या लग्जरी बन गया है। अगर ये इतनी बड़ी समस्या है, कानून भी है, तो हम इसे रोक क्यों नहीं पा रहे? क्या वजह है कि ये बढ़ता ही जा रहा है? स्रोत इसके 3 मुख्य कारण बताते हैं। पहला, निगरानी की कमी, मतलब इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग। हमें ठीक से पता ही नहीं है कि किस इलाके में किस समय कितना शोर है। जैसे हवा की क्वालिटी नापने के लिए जगह जगह मीटर लगे हैं, वैसे शोर नापने वाले मॉनिटरिंग स्टेशन बहुत कम है, तो डेटा ही नहीं है। हाँ, बिना डेटा के तो पॉलिसी बनाना मुश्किल है। दूसरा कारण? दूसरा है एक तरह का सांस्कृतिक बाधा या चलता है वाला रवैया। चलता है रवैया? हाँ, हमारी आदतें, त्योहारों में, शादियों में कान फोड़ू संगीत बजाना, सड़कों पर बेवजह हॉर्न बजाना, हम इसे एक गंभीर समस्या मानते ही नहीं है। जागरूकता की बहुत कमी है। अब देखिए, मिजोरम जैसे राज्य में लोग लगभग हॉर्न बजाते ही नहीं, उनकी आदत है, पर कई शहरों में ये स्टेटस सिंबल जैसा है। सही बात है। और तीसरा कारण? तीसरा है बिखरी हुई जिम्मेदारी, मतलब फ्रैगमेंटेड गवर्नेंस। कोई एक एजेंसी इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के पास शायद स्टाफ या संसाधन कम है, नगर निगम इसे अपनी प्राथमिकता नहीं मानती, पुलिस इसे कानून व्यवस्था का छोटा मोटा मामला समझकर टाल देती है,
नतीजा ये होता है कि कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पाती। सब एक दूसरे पर डाल देते हैं। तो इसका हल क्या है? कैसे इस अदृश्य दुश्मन से, इस शोर से लड़ा जाए? हल के लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा। एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। पहला और सबसे जरूरी, इसे एक स्वास्थ्य संकट माने, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। जितनी गंभीरता हम हवा या पानी के प्रदूषण को देते हैं, उतनी ही शोर को भी देनी होगी। ठीक है। और दूसरा, बेहतर निगरानी और तकनीक का इस्तेमाल। पूरे देश में, खासकर शहरों में, रियल टाइम नॉइज मॉनिटरिंग स्टेशंस का नेटवर्क बनाना होगा। शहरों के नॉइज मैप बने। जैसे गूगल मैप पर ट्रैफिक दिखता है, वैसे ही पता चले कि शहर का कौन सा इलाका कितना शोर वाला है। एआई और मशीन लर्निंग जैसी नई तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है पैटर्न समझने में। नॉइज मैप, ये तो अच्छा आइडिया है। तीसरा, स्मार्ट शहर योजना। जब नए शहर बने या पुराने शहर सुधारे जाएं, तो शोर का ध्यान रखा जाए। सड़कों किनारे ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि वो आवाज को सोखते हैं। रिहायशी इलाके शोर वाले हाईवे या फैक्ट्रियों से दूर हों। स्कूल अस्पताल के पास साइलेंस जोन के नियम सख्ती से लागू हों। हाँ, प्लानिंग में ही ध्यान रखना होगा। चौथा, बेहतर शासन, मतलब एक नोडल एजेंसी बने जिसकी साफ जिम्मेदारी हो शोर कंट्रोल की। टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। पैदल चलना, साइकिल चलाना और खासकर शांत पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि इलेक्ट्रिक बसें। और बेवजह हॉर्न बजाने पर भारी जुर्माना हो और वो सख्ती से लागू भी हो, सिर्फ कागज पर ना रहे। बिल्कुल। और पांचवा, लोगों की भागीदारी। जागरूकता अभियान चलाने होंगे। स्कूलों में, समुदायों में। धार्मिक और सामाजिक नेताओं को साथ लेना होगा। लाउडस्पीकर जैसे जो संवेदनशील मुद्दे हैं, उन्हें नियमों के दायरे में बातचीत से सुलझाना होगा। सबको साथ लाना होगा। और आखिरी नुक्ता, आखिरी और बहुत जरूरी, समानता पर ध्यान। जो भी समाधान बने, उनमें उन लोगों का खास ध्यान रखा जाए जिन पर शोर का असर सबसे ज्यादा होता है, यानी गरीब और कमजोर तबके। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि शोर मुक्त वातावरण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का ही एक हिस्सा है। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू अ क्वाइट एनवायरनमेंट। बिल्कुल। तो साफ है कि शोर सिर्फ कानों को बुरा लगने वाली आवाज नहीं है, ये एक धीमा जहर है, एक साइलेंट किलर जिस पर हमें तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। तो आज हमने 3 अलग-अलग पर बहुत अहम मसलों पर बात की। हमारे खाने की थाली में छुपे नमक के खतरे से लेकर दुनिया की राजनीति में बदलते चीन के मॉडल और उसके असर तक, और फिर हमारे अपने शहरों में फैले शोर के अनदेखे प्रदूषण तक। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज हमने सेहत, राजनीति और माहौल से जुड़ी ये 3 अलग-अलग चुनौतियां देखी। क्या ये मुमकिन है कि ये जो अलग-अलग दिखने वाली समस्याएं हैं, हमारी थाली का नमक, दुनिया की बदलती राजनीति और हमारे कानों में पड़ता शोर, इनकी जड़ें कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हों? क्या हमारी निजी आदतें, दुनिया में चल रहे बड़े बदलाव और हमारे आसपास का माहौल, ये सब एक दूसरे पर अनजाने में असर डाल रहे हैं? और अगर ऐसा है, तो क्या इनके हल भी एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं? क्या एक जगह बदलाव लाने से दूसरी जगह भी फर्क पड़ेगा? इसी सवाल के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है।